Hello students. So today we are going to have a discussion on a very important topic, that is linkage and recombination from chapter 5 Principles of Inheritance and Variation for class 12 students. In our previous class we came to know about chromosomal theory of inheritance. Okay, देखिए अब उस क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन जो थॉमस हंट मॉर्गन और उनके साथियों ने किया, इसके द्वारा और वो जो पिछली स्टडी के जो आइडियाज थे उन सब से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो वेरिएशंस डेवलप हुए उनको समझने में, उनको डिस्क्राइब करने में एक आइडिया लगा, एक विचार मिला. ओके, थॉमस हंट मॉर्गन इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स किए एक फ्रूट फ्लाई के ऊपर जिसको कहते हैं ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर. तो ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर एक फ्रूट फ्लाई है, इसके ऊपर उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स किए टीएच मॉर्गन ने और उनके साथियों ने. एक्चुअली उनको अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए ये ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर मोस्ट सुटेबल इसलिए लगा कि एक तो ये जो सिंपल सिंथेटिक मीडियम होते हैं लेबोरेटरी में वहां आराम से ग्रो किए जा सकते थे. दूसरा, इनकी जो लाइफ साइकिल है वो लगभग 2 हफ्तों में पूरी हो जाती है. ठीक है. तीसरा कारण कि इनके अंदर जो डिफरेंसेस हैं, जो सेक्स का डिफरेंशिएशन है, डिस्टिंग्विश है, वो बहुत क्लियर था. तो मेल और फीमेल आसानी से पहचान में आ जाते थे. और तीसरी बात, चौथी बात कि इनके एक ही बार की मीटिंग से एक बहुत बड़ी संख्या में फ्रूट फ्लाइज पैदा हो सकते हैं. तो इन सारे कारणों को देखते हुए टीएच मॉर्गन को ये मोस्ट सुटेबल लगा अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए. उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए वो मेंडल के एक्सपेरिमेंट जैसे ही थे, यानी उन्होंने भी एक डायहाइब्रिड प्रोसेस किए कई सारे और मेंडेलियन पैटर्न पे ही बेस्ड होकर उसी के आधार पर उन्होंने अपने टीएच मॉर्गन ने और उनके साथियों ने ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट्स किए. लेकिन उन्होंने क्या पाया कि जब F1 प्रोजेनी के ऑर्गेनिल्स को क्रॉस किया गया तो F2 जनरेशन में जो मेंडल का रेशियो था पी प्लांट के ऊपर 9331 का जो रेशियो आता है फिनोटाइप, वो फिनोटाइप रेशियो इनको टीएच मॉर्गन साहब को नहीं मिला. यानी इनके रिजल्ट्स F2 जनरेशन के रिजल्ट्स मेंडल के F2 जनरेशन के रिजल्ट से पूरी तरीके से अलग थे इन केस ऑफ डायहाइब्रिड क्रॉस. ओके, तो और इन्होंने एक चीज और पाई कि जो कैरेक्टर्स थे, यानी बेसिकली इन्होंने एक्चुअली एक ब्राउन बॉडी और रेड आइड मेल को एक येलो बॉडी व्हाइट आइड फीमेल के साथ क्रॉस किया था. ठीक, तो इस तरीके जो उनके रिजल्ट्स उनको F2 जनरेशन के मेंडल वाले रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग नहीं मिले, उससे काफी डिफरेंट लगे. तो इस चीज को समझाने के लिए उन्होंने 2 टर्म्स दिए, यानी लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन. ये दोनों ही टर्म्स टीएच मॉर्गन के दिए हुए हैं, उन्होंने इनको कॉइन किया था. और लिंकेज को उन्होंने इसलिए दिया ताकि वो ये जो फिजिकल एसोसिएशन है जीन्स का, इसको समझा सके क्रॉस के दौरान. और दूसरा जो रिकॉम्बिनेशन जो टर्म दिया वो इसलिए दिया कि जो नॉन पेरेंटल जीन का रिकॉम्बिनेशन है उसको डिस्क्राइब किया जा सके, उसकी जनरेशन को डिस्क्राइब किया जा सके. ओके, सो और एक चीज और, इन्होंने टीएच मॉर्गन और उनकी टीम ने ये जानते थे कि जो लिंक जो कैरेक्टर्स हैं वो बेसिकली एक्स क्रोमोसोम से कनेक्टेड है, एक्स क्रोमोसोम पे लिंक्ड है. और इनके साथ साथ जो इनके ऑब्जर्वेशन थे, यानी जब जीन्स एक ही क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं तो उस कंडीशन में कुछ जीन्स ऐसे थे जो बहुत टाइटली लिंक्ड थे एक दूसरे से, और उन वेरी टाइटली लिंक्ड जीन्स के द्वारा जो रिकॉम्बिनेशन बने वो बहुत कम संख्या में थे. राइट. और जो दूसरी तरफ कुछ जीन्स ऐसे थे जो लूजली लिंक्ड थे, तो जो लूजली लिंक्ड जीन्स थे उनके द्वारा जो रिकॉम्बिनेशन थे वो बहुत ज्यादा संख्या में थे. एक एग्जाम्पल के तौर पे व्हाइट और येलो कलर के जो जीन्स थे वो बहुत टाइटली थे, उन्होंने केवल 1.3% रिकॉम्बिनेशन शो किए. और दूसरी तरफ जो व्हाइट और मिनिएचर विंग वाला जो जीन कॉम्बिनेशन था वो बहुत लूजली लिंक थे और उन्होंने 37.2% रिकॉम्बिनेशन शो किए. तो बेसिकली इस चीज को समझाने के लिए टीएच मॉर्गन साहब ने ये ऑब्जर्वेशन किया और ये कंक्लूड किया कि जो जीन्स अगर सेम पेयर पे होते हैं और वो लिंक्ड जीन्स है अगर, तो वो एक साथ सेपरेट नहीं होते, यानी वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं होते.
वो एक ही साथ कॉम्बिनेशन में जाते हैं, और उसकी वजह से जो नए कॉम्बिनेशन है, जो रिकॉम्बिनेशन है, उनकी संख्या काफी कम हो जाती है। ठीक है। और दूसरी तरफ जो जीन्स टाइटली लिंक्ड होते हैं वो इंडिपेंडेंटली असोर्ट हो सकते हैं, और वो हर बार एक नई कॉम्बिनेशन, एक नया वेरिएशन डेवलप करने के लिए कैपेबल होते हैं। तो बेसिकली जो रिकॉम्बिनेशन है वो दो कंडीशन में हो सकता है, या तो जीन्स जो एक पेयर के करेक्टर के जो गवर्न करने वाले जो जीन पेयर है, या तो वो अलग अलग क्रोमोसोम्स पे पाए जाते हो, या दूसरी कंडीशन में अगर वो एक ही क्रोमोसोम के ऊपर है तो उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर जब होगा तभी रिकॉम्बिनेशन हो सकता है। राइट। तो इस कंसेप्ट को, इस एक्सपेरिमेंटल प्रूफ को यूज करने के लिए जो ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट था उसमें जेनेटिक मैपिंग को काफी इस्तेमाल किया गया। यानी जो अल्फ्रेड स्ट्रूड इवेंट, जो इनके एक स्टूडेंट थे टीएच मॉर्गन साहब के, उन्होंने क्या किया, इस सेम पेयर के जो जीन पेयर्स के जो रिकॉम्बिनेशन थे, इस फ्रीक्वेंसी को उन्होंने इस्तेमाल किया उन जीन्स के बीच की डिस्टेंस को पता लगाने में, और साथ ही साथ उन क्रोमोसोम के ऊपर उन जीन्स की पोजीशन को आइडेंटिफाई करने में इन्होंने उस फ्रीक्वेंसी को, उस रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी को काफी इस्तेमाल किया, और जिसको हम जेनेटिक मैप्स बोलते हैं। तो जेनेटिक मैपिंग का इस्तेमाल बहुत फ्रिक्वेंटली किया जा रहा है ह्यूमन जीनोम में खासकर, और सबसे पहले इसकी शुरुआत जो ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट था वहां से हुई थी। तो आपने देखा कि जैसे जैसे जीन्स का लिंकेज अगर स्ट्रॉन्ग है, सेम क्रोमोसोम के ऊपर भी अगर लिंकेज स्ट्रांगली होता है, लिंक्ड टाइटली होते हैं, तो वो नए रिकॉम्बिनेशंस बहुत कम बना पाते हैं। जबकि दूसरी तरफ जो जीन्स लिंक्ड नहीं होते या लूजली लिंक्ड होते हैं, उनके रिकॉम्बिनेशंस अच्छे बनते हैं, या वो ज्यादा वैरायटी क्रिएट कर सकते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंटल प्रूफ से टीएच मॉर्गन ने ये साबित किया कि इसी तरीके से हर बार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, या हर बार एक नई ऑर्गेनिज्म के प्रोडक्शन में जो रिकॉम्बिनेशंस हैं, जो नए नए वेरिएशंस हैं, वो आते हैं। सो गाइस, दिस इज ऑल फॉर टुडे, एंड योर होमवर्क इज you have to complete your textbook questions up to all these topics, and keep yourself safe, stay home, keep watching videos, and keep studying very honestly. Thank you. God bless you all.